हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एजुफ्लिक। फ्रेंड्स, हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा टेस्ट 1 चल रहा था, जो कि बेस्ड था पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे। इसमें अब तक हम अपने 2 लेसन ले चुके हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, जिसमें हमने दोनों में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो टोटल मिला के हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट। इसमें से कौन सा प्रोविज़न है जिसमें इंडिया के सेकुलर कैरेक्टर के बारे में बताया गया है? सेकुलर इन द सेंस कि जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को बराबर से प्रमोट करेगा। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं फ्रेंड्स: प्रेम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स। इसमें फ्रेंड्स हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है 1, 2 एंड 4 ओनली। सेकंड में दे रखा है 2, 3 एंड 4 ओनली। सी में दे रखा है 1 एंड 3 ओनली। एंड डी में दे रखा है 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें हमारा आंसर है 1, 2 एंड 4 ओनली, क्योंकि जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, प्रेम्बल में तो साफ साफ मेंशन किया गया है, 42nd अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था, सेकुलर वर्ड को प्रेम्बल में जोड़ दिया गया था, तो इसलिए प्रेम्बल तो होगा ही होगा। सेकंड फ्रेंड्स में दे रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रेंड, इसमें भी हमारा मेंशन किया गया है, एक आपने आर्टिकल 44 में पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि हमारा जो इंडिया है ना, वो सभी के लिए एक बराबर लॉ रखेगा, मीन्स सेकुलर कैरेक्टर को फॉलो करेगा इसमें, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहीं पर भी सेकुलर कैरेक्टर के बारे में मेंशन नहीं किया गया, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो थर्ड फ्रेंड्स हमारे इस वाले में आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और फंडामेंटल राइट्स में तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि राइट टू रिलीजन मतलब कौन सा रिलेशन दे रखा है हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, तो वो तो सेकुलर कैरेक्टर का शो करता ही करता है। ठीक है, तो हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हमारा 52 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द ऑफिस ऑफ द अथॉरिटी अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है। सेकंड्स में दे रखा है अटॉर्नी जनरल इज बैड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। अटॉर्नी जनरल को बैड रोका जाता है किसके लिए? प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस के लिए। और सेकंड और थर्ड इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन दे रखा है द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो अटॉर्नी जनरल है ना, वो उनका जो ड्यूरेशन होता है वो जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक होता है। अब फ्रेंड्स में हमारा ऑप्शन हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट आंसर क्या है। इसमें ए दे रखा है 3 ओनली, बी दे रखा है 2 एंड 3 ओनली, सी दे रखा है 1 एंड 3 ओनली, एंड डी दे रखा है 1 एंड 2 ओनली। इसमें फ्रेंड्स आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें एक ना एक ऑप्शन तो गलत है, तो अब आप उस गलत ऑप्शन को फाइंड आउट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए पहला हम ऑप्शन पहला पढ़ते हैं, द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 76 में बिल्कुल मेंशन किया गया है हमारे अटॉर्नी जनरल के बारे में, एजी की पोस्ट के बारे में बिल्कुल मेंशन किया गया है। इसके अलावा ये बोला गया है कि उनको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने से रोका जाता है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उनको हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं मानते हैं। जब उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं मानते तो उन पर प्रॉफिट ऑफ ऑफिस का भी कोई केस नहीं चलता है, कोई मतलब प्रॉफिट ऑफ ऑफिस जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होता है ना, उसकी कोई बात नहीं होती है उनके केस में, इसलिए वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो उसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि वो कब तक अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं, जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहता है तब तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। लेकिन ये ट्रेडिशन में मतलब ये होता है हमेशा कि जब भी कोई न्यू गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो अपना एजी जो अपना है वो ऑफिस छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स में ऑप्शन हमारा कैसे हो गया? हमारा सेकंड ऑप्शन गलत है, तो फ्रेंड्स ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। लेकिन हमारा फर्स्ट वाला सही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के कंटेक्स्ट में इसमें कौन सी बात सही है? इसमें फ्रेंड्स करेक्ट ही पूछा जा रहा है कि कौन सी बात सही है। ठीक है, पहले इसमें दे रखा है इट इज़ अ नॉन स्टैचुरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये एक नॉन स्टैचुरी बॉडी है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। सेकंड इसमें दे रखा है ओनली अ वुमेन कैन बी द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। केवल वुमेन ही नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन बन सकती है। और थर्ड इसमें दे रखा है फ्रेंड्स इट कैन फंड द लिटिगेशन इन्वॉल्विंग इशूज अफेक्टिंग अ लार्ज बॉडी ऑफ वुमेन। ये फंड को भी लिटिगेट करती है जिसमें वुमेन्स का लार्ज इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स में ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं?
इसमें ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स, ए में दे रखा है 1 एंड 2 ओनली, बी में दे रखा है 3 ओनली, सी में दे रखा है 2 ओनली एंड डी में दे रखा है 1 एंड 3 ओनली। तो फ्रेंड्स में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें एक ना एक ऑप्शन तो कोई ना कोई गलत है ही है। तो पहले आप उस गलत ऑप्शन को ही फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स का आंसर पता लगाते हैं। देखिए इसमें लिखा गया इट इज़ अ नॉन स्टैचुरी बॉडी। ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इस ये जो हमारे जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है ना, इसका जो हमारा लॉ है वो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, ठीक है, फॉर वुमेन एक्ट 1990। ये इस एक्ट के अंतर्गत हमारा कमीशन बनाया गया है, और ये बात सही है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो इसकी वजह से गलत हो गया, ये नॉन स्टैचुटरी बॉडी नहीं है जी। कैसी बॉडी है? स्टैचुटरी बॉडी है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट गलत हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी गया और ये वाला ऑप्शन भी गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको दिख रहा है कि कोई ना कोई इसमें से भी गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें ये बोला गया ओनली अ वुमेन कैन बी चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरमैन केवल और केवल हमारी वुमेन बन सकती है। ये तो आपको पता ही, ओनली जहाँ आते हैं 99% क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो यहाँ हमें स्टेटमेंट को अच्छे से गौर से पढ़ना होता है कि क्या इसमें कुछ बात गलत तो नहीं है। लेकिन ट्रेडिशन में ऐसा चला आ रहा है कि जब से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन स्टार्ट हुआ है ना, तब से उसके चेयरमैन वुमेन ही है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि केवल वुमेन ही बन सकती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन में हमारा गलत हो गया। सेकंड गलत हो गया, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया? थर्ड वाला सही हो गया। थर्ड में क्या दे रखा है हमारा? थर्ड में दे रखा है कि इट कैन फंड द लिटिगेशन इन्वॉल्विंग इशूज अफेक्टिंग अ लार्ज बॉडी ऑफ वुमेन। ये उन फंड को उस फंड को लिटिगेट करती है जिसमें वुमेन्स का लार्ज इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तब मूव करते हैं फ्रेंड्स अपने। Which of the following can be included in the definition of state used in different provisions concerning the fundamental rights? इसमें ये बोला गया जो फंडामेंटल राइट्स में स्टेट वर्ड दे रखा है ना आर्टिकल 12 के अंतर्गत, आर्टिकल 12 के अंतर्गत दे रखा है हमारा स्टेट वर्ड। उस स्टेट वर्ड में कौन कौन से इसमें से एंटरप्राइजेस आ सकते हैं? पहला इसमें दे रखा पब्लिक सेक्टर बैंक आ सकते हैं, दूसरा दे रखा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ सकता है, और तीसरा दे रखा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड आ सकता है, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछा रहा है फ्रेंड्स करेक्ट आंसर किया है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड 1 एंड 2 ओनली, बी में दे रखा 2 एंड 3 ओनली, सी में दे रखा 1 एंड 3 ओनली एंड डी में दे रखा 1 2 एंड 3 ओनली। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है ना, इसका जो ऑप्शन है हमारा जो आंसर है इसका वो है डी, 1 2 एंड 3 ओनली। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी आते हैं और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का बोर्ड भी आते हैं। ये कैसे आते हैं कि जिस भी एंटरप्राइज में कहीं पे भी गवर्नमेंट का कुछ भी हाथ रहा होगा ना, कोई डिग्री देने में या कुछ भी, मतलब डिग्री दे या कोई सपोर्ट दे, कोई एक्शन दे, कुछ भी दे, उन सब में हमारी वो सब स्टेट के अंदर इंक्लूड होता है। इसलिए ये वाली सारी एंटिटीज़ हमारे स्टेट के अंदर आएंगी, जो कि हमारे स्टेट का एक वाइडर कॉन्सेप्ट है कि जिसमें अगर गवर्नमेंट का कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट है ना, किसी भी छोटे छोटे स्टेप को लेकर भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उस जगह पर हमारी वो किस में आ जाती है? हमारी वो आ जाती है स्टेट के अंतर्गत, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में आपको पता है ये पब्लिक वर्ड आ रहा है, तो पब्लिक का मतलब ये गवर्नमेंट ने इसे कहीं ना कहीं सपोर्ट किया होगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इसके अलावा क्या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड में भी गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता ही है, ठीक है। तो इसलिए तीनों हमारे सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं फ्रेंड्स हम अपने। The idea of a Constituent Assembly of India was first put forward by। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था ना, वो सबसे पहले किसने दिया था? पहला ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी ने, दूसरा दे रखा है जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और डी दे रखा है हमारा एम एन रॉय ने। देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है वो है हमारा डी, एम एन रॉय। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है ना, वो एम एन रॉय ने ही रखा था। उन्होंने बोला था कि इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन को अरेंज करेगी, उसका निर्माण करेगी, उसको बनाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा ही हो गया? डी वाला ऑप्शन सही हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो हमारा आइडिया था वो किसने फॉरवर्ड किया था? वो फॉरवर्ड किया था एम एन रॉय ने, ठीक है। इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय, ठीक है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। दी टर्म साइटोकिन स्टॉर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। इसमें बोला गया है जो साइटोकिन स्टॉर्म एक वर्ड है जो कि न्यूज में आजकल हम सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है ओवर प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स, दूसरा दे रखा है ओवर ब्लीडिंग इन हीमोफिलिक पेशेंट्स,
इसमें सी ऑप्शन दे रखा है ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज लीडिंग टू इनहेंस ब्लड शुगर, और उसमें डी ऑप्शन दे रखा है रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल कॉजिंग हाइपोक्सिक सिचुएशन। तो इसमें बताइए कि जो हमारा साइकोटिन स्टॉर्म वर्ड है ये किससे रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ना वो है ओवर प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स। इस टाइम पे कोविड-19 का जो बीमारी चल रही है इसमें इम्यून सेल्स को डेवलप करने के लिए जो हमें चीज़ें दी जा रही हैं, तो उसमें अगर हमारा इम्यून सेल्स का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है तो उसी चीज़ को बोला जाता है साइटोकिन स्टॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मूव करते हैं हम अपने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 के बारे में इसमें से कौन सी बातें हैं जो नीचे कही गई हैं, इसमें से कौन सी हमसे क्या पूछा रहा है, इसमें हमसे इसे पूछा रहा है कि करेक्ट कौन सी है, कौन सी पूछा रहा है, करेक्ट कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, इसमें हमारा पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम इट। जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ना वो आर्टिकल 13 से निकल के आती है, किसकी, हाई कोर्ट की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी। और सेकंड इसमें दे रखा है आर्टिकल 13 जो है ना वो एग्जाम करता है ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ये एग्जाम करता है, ये मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सभी के सभी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना उनको जुडिशियल रिव्यू से क्या करता है, एग्जाम करता है। तो फ्रेंड्स में ऑप्शन देख लीजिए, इसमें दे रखा है ए हमारा 1 ओनली, बी दे रखा है 2 ओनली, सी दे रखा है बोथ 1 एंड 2 एंड डी दे रखा है नाइदर 1 नॉट 2। तो फ्रेंड्स में चेक कीजिए कि कौन सा आंसर इसमें सही है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है ना वो है ए, क्योंकि ए में ये बोला गया है कि जो पावर है ना जुडिशियल रिव्यू की वो हमारी आर्टिकल 13 से निकल के आती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों के लिए जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है ना वो आर्टिकल 13 से ही निकल कर आती है। लेकिन इसमें ये बोला गया ना आर्टिकल 13 है वो हर तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू से एग्जाम्प्ट करता है। तो ऐसा नहीं है, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसा होता है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो कि किस में आया था, केशवंदन भारती केस में आया था, उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो उसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू में डाल सकते हैं। इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया तो हमारा ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है इसमें। ठीक है, अब आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं। Consider the following statement. In the federation, the powers of a federal and provincial government are clearly demarcated. इसमें बोला है कि जब भी फेडरेशन की बात होती है तो उसमें जो पावर्स हैं मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की और जो फेडरल गवर्नमेंट की वो क्लियरली डिमार्केटेड होती है, क्लियरली बताई गई होती है कि ये पावर फेडरेशन गवर्नमेंट, ये पावर हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी गई है। ठीक है, सेकंड इसमें दे रखा है इन इंडिया यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज। इसमें ये बोला गया कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है ना उनको एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन दे रखी है, मतलब उनके पास केवल और केवल पावर है अपने लॉ, अपने जो अपने मतलब रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट हैं, जैसे कि स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में, उसमें केवल और केवल वही लॉ बना सकते हैं चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना आ जाए। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन इसमें दे रखा है फ्रेंड्स द डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैज डायल्यूटेड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। ये बोला गया कि जो हमने लोकल बॉडीज तक अपनी ये पावर को पहुंचाई है ना, तो ये हमारे कंसेप्ट को, जो कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसको डायल्यूट करता है, उसको कम करता है, उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन फ्रेंड्स क्या क्या दे रखे हैं, इसमें हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है और ऑप्शन हमारे दे रखे हैं इसमें 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 ओनली एंड 1, 2 एंड 3 ओनली। तो फ्रेंड्स आप इसमें अपने आंसर को मार्क कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें ऑप्शन को जब भरते हैं, इसमें पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है इन अ फेडरेशन द पावर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमार्केटेड। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी फेडरेशन की बात आती है तो वहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो जो पावर दे रखी है ना वो क्लियरली बताई गई होती है कि ये पावर हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास में है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें दे रखा है इन इंडिया यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव रिडक्शन ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। ऐसा नहीं है फ्रेंड, ये बात आपको पता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ना तो उस केस में स्टेट लिस्ट की सारी पावर जो भी होती है ना उसमें हमारी यूनियन भी लॉ बना सकती है, यूनियन भी स्टेट को डायरेक्शंस दे सकती है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में स्टेट की जो एक्सक्लूसिव पावर है ना वो खत्म हो जाती है। इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और सेकंड ऑप्शन गलत हो गया तो हमारा ये वाला भी गया और ये वाला भी गया और ये वाला भी चला गया। ठीक है, इसमें हमारे ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर निकल के आ गया, फर्स्ट ओनली, मतलब थर्ड वाला भी गलत है। अब थर्ड वाला गलत क्यों है, इसमें ये बोला गया डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, जो हम पावर का डिवोल्यूशन कर रहे हैं ना, जो पावर को हम लोग डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, छोटे लेवल तक पहुंचा रहे हैं, वो फेडरलिज्म के कंसेप्ट को क्या कर रहा है, डायल्यूट कर रहा है। लेकिन नहीं, ये डायल्यूट नहीं कर रहा है फेडरलिज्म के कंसेप्ट को, बल्कि इसको इंक्रीज कर रहा है और ज़्यादा। क्योंकि आपको पता है कि फेडरलिज्म का कंसेप्ट क्या कहता है, फेडरलिज्म का कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी हमारी जो बॉडीज़ हैं, जैसे कि हमने लोकल बॉडीज़ बनाई हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनाई है, या फिर क्या कहते हैं इसके अलावा जो यूनियन गवर्नमेंट बनाई है, मतलब हम लोगों को पावर का
डिसेंट्रलाइजेशन करना है, हमको पावर को क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना है, ताकि हर जगह तक वो पावर पहुंच सके और उस पावर को लेकर सब लोग अच्छे से काम कर पाएँ, ताकि जो हमारे इंडिया की सोसाइटी है ना उसका वेलफेयर हो सके। इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी स्टेप हो जाता है पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए। और जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना वो फेडरलिज्म को इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज करता है। इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं हम। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गए हैं ना उसके लिए हैं। ठीक है, इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है दे आर एब्सोल्यूट एंड सैक्रोसेंट। ये क्या है, एब्सोल्यूट है और सैक्रोसेंट है। ठीक है, इसमें सेकंड दे रखा है दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शंस ऑफ स्टेट ओनली। ये केवल आर्बिट्री एक्शंस होते हैं ना स्टेट के, उसके लिए दिए गए हैं। एंड थर्ड ऑप्शन में दे रखा है दे आर इन्फोर्सेबल ओनली इन द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट। ये केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड 3 ओनली, बी में दे रखा है 1 and 3 ओनली, सी में दे रखा है 1 and 2 ओनली, डी में दे रखा है नन ऑफ दीज है। ठीक है, इसमें मतलब कुछ एक ना एक तो गलत है, कहीं ना कहीं एक ना एक गलत है, हो सकता है सारे भी गलत हों। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला ऑप्शन जो दे रखा है ना दे आर एब्सोल्यूट एंड सैक्रोसेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि हम लोग इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। जैसे आपको पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में लेके ये नहीं कह रखा कि आप किसी को जाकर कुछ भी बोल सकते हो, किसी से किसी की डिग्निटी को खराब कर सकते हो। इसमें ये सब कहीं भी नहीं दे रखा। तो हमने हर जगह इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। इसके अलावा हमने रिलीजन के मैटर में भी दे रखा है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी ऐसे रिलीजन को फॉलो नहीं करोगे जिससे हमारी जो पब्लिक की जो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनकी जो बॉडी वगैरह है उसके साथ में इफेक्ट हो, या उनकी उनकी जो ह्यूमन बीइंग के जो एक कैरेक्टर होना चाहिए उसको हर्ट हो। जैसे कि एनिमल सेक्रीफाइस को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो बहुत सी जगह पे पहले मतलब बहुत सी चीज़ें होती थी, जैसे कि मतलब महिलाओं के संग में बुरे व्यवहार करना, और तांत्रिक वगैरह होते हैं ना जो मतलब पूजा पाठ करते हैं तो बॉडी को कष्ट पहुंचाते हैं, उन सबको मना कर दिया कि आप ऐसे फॉलो भी नहीं कर सकते। इसके अलावा मुहर्रम वगैरह भी होता है, इस टाइम बॉडी को कष्ट पहुंचाया जाता है अपना, तो उसको भी एक तरीके से मना किया जाता है कि ऐसा काम नहीं करना है जिससे ह्यूमन बीइंग को हर्ट हो। तो मतलब इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे केस देख सकते हो आप, जैसे मतलब ऐसे राइट टू स्पीच मैंने आपको बताया, राइट टू रिलीजन बताया। इसके अलावा ऐसे हमने मतलब जो कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन करने का होता है, कल्चरल हेरिटेज नहीं मतलब कल्चर और जो स्क्रिप्ट मेंटेन करने का अधिकार होता है ना हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए, तो उसमें भी ये बताया गया है कि वो इंस्टीट्यूशन वगैरह तो मेंटेन कर सकती हैं, वो अपने मतलब वो अपने उसको अपने जो रिलीजन है उसको बढ़ा सकती हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे संविधान में हमसे ये कहा गया है कि आप फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। अपने रिलीजन को बढ़ा तो सकते हो, लेकिन आप फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट करना चाहो तो वो नहीं कर सकते। तो मतलब हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मिलते जाएंगे। तो इसलिए ये एब्सोल्यूट नहीं है नेचर में, इनको कहीं ना कहीं इस पर हम लोग रोक लगाते हैं, कहीं ना कहीं किसी रीजन के अकॉर्डिंग हम देखें इसको इस पर रोक लगा सकते हैं। ठीक है, और सेकंड इसमें दे रखा है सैक्रोसेंट है। सैक्रोसेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स के कभी भी मतलब ये बदल नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ना उस टाइम पे पार्लियामेंट इसे क्या कर देती है, बंद कर देती है, खारिज कर देती है कुछ समय के लिए, जब तक नेशनल इमरजेंसी कंडीशन बनी होती है। क्योंकि आपको पता है नेशनल इमरजेंसी में हमारा देश की इतनी बुरी हालत हो जाती है, तो उस टाइम पे अधिकारों से मायने रखता है कि हम देश को वापस से अपने उस पेस में लेके आए जिस पेस में चल रहा था, या फिर उसको मतलब उसके डेवलपमेंट की तरफ उसको आगे लेके जाए। तो उस टाइम पे इन अधिकारों को छोड़कर हम लोगों को देश के लिए और ज़्यादा कुछ बड़ा ब्रॉड लेवल पर सोचना होता है, इसलिए हम अधिकारों को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। तो इसलिए सैक्रोसेंट भी नहीं है ये। ठीक है ना, इसके अलावा ये बोला गया कि दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शंस ओनली। तो ये भी फ्रेंड्स गलत है। ये आर्बिट्री एक्शन के अलावा प्राइवेट इंडिविजुअल वगैरह पे भी लगाए जाते हैं। जब कभी भी बात आती है किसी भी, जैसे आपको रिट्स वगैरह पता है ना कि रिट्स वगैरह लगाई जाती है प्राइवेट एंटिटीज़ पे वगैरह पे, तो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये केवल स्टेट पे ही नहीं लगते हैं, ये हर उस इंसान पे लगते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, जो कि उनको वायलेट कर रहा है, हर उस इंसान पे भी लग सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके अलावा देखिए इसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है दे आर इन्फोर्सेबल ओनली इन द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात बिल्कुल फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही इनको फॉलो करवा सकता है, और उसी उसी के पास पावर है कि वो इनको इन्फोर्स करवाए। और अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है ना, या उसको वायलेट किया जा रहा है, तो हम केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर मतलब जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो गया फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन हमारा सही हो गया ए 3 ओनली। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज। इसमें बोला गया है जो इंडिया एक्सचेंज लिमिटेड है ना, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड जो इंडिया का फर्स्ट एक्सचेंज लिमिटेड है। ठीक है, और सेकंड इसमें दे रखा है इट इज सब्सिडरी ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये सब्सिडरी किसका है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। ठीक है, इसमें हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन दे रखा है 1 ओनली, दूसरा दे रखा है बी ओनली, सी दे रखा है बोथ 1 and 2 ओनली, डी दे रखा है नाइदर 1 nor 2 ओनली। तो फ्रेंड्स में अपना आंसर फाइंड आउट कीजिए आप।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन जिसमें जो क्वेश्चन दे रखा है ना, फर्स्ट वाला, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड इज इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड है ना, ये इंडिया का फर्स्ट एक्सचेंज लिमिटेड है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई। और ये कहाँ पे है? ये बना है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक में, ठीक है। गुजरात सिटी में बना हुआ है, ये गिफ्ट सिटी में बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। लेकिन इसमें ये बात बोला गया ना, सब्सिडरी है किसका? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सब्सिडरी नहीं है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सब्सिडरी है। किसका है? बीएससी का सब्सिडरी है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? हमारा आंसर का कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑनली हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच? इसमें से कौन कौन से पेयर्स है जो कि करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, में हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है, इसमें मार्स मिशन दे रखे हैं, जो मार्स पर मिशन भेजे गए हैं वो, और कंट्री का नाम दे रखे हैं कि किसने भेजे हैं। पहला दे रखा है ताइवान, जो कि इसमें बोला गया जापान ने भेजा है। दूसरा दे रखा है इनसाइड, जो कि इसमें बोला यूएसए ने भेजा है। और जो तीसरा दे रखा है मार्स एक्सप्रेस, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी में दे रखा है, ठीक है। इसमें हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे ए 2 ओनली, बी दे रखा है 1 and 3 ओनली, सी दे रखा है 2 and 3 ओनली, एंड डी दे रखा है 1 2 and 3 ओनली, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इसके आंसर को फाइंड आउट कीजिए। देखिए मैंने इसमें जो दे रखा है ना ताइवान फर्स्ट, ये जापान का नहीं है, चाइना का मिशन है। किसका मिशन है? चाइना का। तो देखिए जहाँ फर्स्ट आ रहा है वो गलत हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट हमारा गलत हो गया, ये वाला फर्स्ट हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसके अलावा इनसाइड दे रखा है, ये यूएसए का है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा मार्स एक्सप्रेस दे रखा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया? सेकंड वाला सही हो, वो थर्ड वाला सही हो गया, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का आपको पता है, इंडिया का कौन सा? इंडिया का है मंगलयान, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 62 क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एज गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें ये बोला गया कि अगर कोई भी एक्यूज पर्सन है तो उसको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है हमारा, नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। इसमें बोला गया है कि किसी भी सेम ऑफेंस के लिए किसी भी इंसान को, किसी भी एक्यूज पर्सन को 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता, मतलब 2 बार नहीं, मतलब 1 से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। किसी को भी ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो खुद के खिलाफ में कोई खुद के खिलाफ में कोई क्या दे, कोई एविडेंस दे, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, नो क्रिमिनल लॉ शैल बी डिक्लेयर्ड एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैकडेट। किसी भी ऐसे क्रिमिनल लॉ को हम लोग इलीगल या मतलब नहीं बोल सकते हैं जो कि बैकडेट था, मतलब जो पहले से था। जैसे मान लो कि आज का हमने कोई काम किया है और उसके बाद में रूल बनाए 4 साल बाद, कि उसका मतलब आज उसकी सज़ा थी 2 साल और 4 साल बाद, मतलब 4 साल बाद उसकी सज़ा होगी 4 साल। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमने आज जो काम किया है ना उसके लिए हमको 4 साल बाद जाकर सज़ा दी जाए और 4 साल बाद वाले लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाए। ये बोला गया है कि इसमें मतलब उस टाइम पे जो रूल है ना, उस टाइम पे जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग सज़ा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, इसमें ये बात बोली गई है, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहले बताइए हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, डी दे रखा है 1 2 and 3 ओनली। तो फ्रेंड्स में अपना आप आंसर को मार्क कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला इसमें दे रखा है, नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ये बात सही है बिल्कुल, कि किसी भी पर्सन को एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता उसके सेम ऑफेंस के लिए, उसके उसी काम के लिए। जैसे मान लो उसने किसी ने मर्डर कर दिया तो उसको उसकी सज़ा एक बार ही मिलेगी। ये बात नहीं है कि आप उसे जब मन चाहो तो उसे पकड़ के ले जाओ और पनिश कर दो उसे बार बार, नहीं। अगर उसने एक बार कोई गलत काम किया तो उसको पनिशमेंट उसको एक बार ही मिलेगा। सेकंड इसमें दे रखा है, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंसेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये बात बिल्कुल सही है कि हम किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो खुद के खिलाफ में कोई हमको एविडेंस दे, ठीक है। और थर्ड इसमें दे रखा है कि हम लोग बैकडेट से जाकर किसी भी लॉ को इलीगल नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि आज हमने कोई काम किया है, आज हमने कोई गलत काम किया है, तो उसकी जो पनिशमेंट मिलेगी ना वो हमें आज के लॉ के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे के 4 साल बाद 5 साल बाद वाले लॉ को लगा कर उस टाइम पे पनिशमेंट दे रहे हैं, नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या है? सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बीन द फॉर्मर यूनियन टेरिटरीज। में से कौन कौन से स्टेट्स हैं जो पहले यूनियन टेरिटरी थे, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, पहला दे रखा है हिमाचल प्रदेश, दूसरा दे रखा है मणिपुर, तीसरा दे रखा है हरियाणा, चौथा दे रखा है त्रिपुरा। इसमें हमसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस नहीं, करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा पहला 1 ओनली, दूसरा है 1 3 and 4, तीसरा है 2 3 and 4 और चौथा दे रखा है 1 2 and 4, ठीक है। तो फ्रेंड्स का आंसर फाइंड आउट कीजिए आप। इसमें फ्रेंड्स आपको अगर एक भी ऑप्शन पता होगा ना तो आप इसका आंसर को आराम से निकाल सकते हो।
देखिए फ्रेंड्स, मुझे ये पता है कि इसमें इसमें जो हमारा ये वाला है ना हरियाणा, ये वाला यूटी नहीं था, क्योंकि आपको पता है हरियाणा को किससे निकाल के बनाया गया है? पंजाब से निकाल के बनाया गया है। पंजाब में जो पंजाबी बोलते थे उसको पंजाब बना दिया गया, और जो हिंदी बोलते थे उसे हरियाणा बना दिया गया। तो जब थर्ड ऑप्शन है ही नहीं, तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें 4 बचे हैं, इसमें 3 बचे हैं। कौन कौन से बचे? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। अब इसमें फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि देखो, इसमें भी फर्स्ट आ रहा है, इसमें भी फर्स्ट आ रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको कि हिमाचल प्रदेश दोनों में है, तो मतलब कि हिमाचल प्रदेश तो सही है ये, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप खुद देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर जो हमारे स्टेट्स थे ना, वो ज़्यादातर क्या थे? यूटी बने थे। तो इसमें आप अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे ना, तो आप तुरंत पहुंच जाओगे कि हाँ, इसमें 1, 2 एंड 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा मणिपुर भी यूटी था, त्रिपुरा भी यूटी था, और उसमें फर्स्ट ऑप्शन तो डाउट था ही नहीं। आपको डाउट यहाँ आ सकता था कि हिमाचल प्रदेश था या नहीं था, तो वो तो उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया आपको कि हिमाचल प्रदेश था ही, ठीक है ना। तो आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व करो तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें फॉलोइंग प्रोविजंस दे रखे हैं, किसको लेकर? डीपीएसपी को लेकर। पहला ऑप्शन इसमें हमारा दे रखा है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रखी हैं। दूसरा दे रखा है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। इसमें फ्री लीगल एड की बात की जा रही है पुअर्स को देने के लिए, अगर उनको जस्टिस चाहिए तो, ठीक है। थर्ड इसमें दे रखा है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। हमको इनइक्वलिटीज़ को क्या करना है? मिनिमम करना है। किसके किसके रेस्पेक्ट में? इनकम के रेस्पेक्ट में, स्टेटस के रेस्पेक्ट में, फैसिलिटीज़ के रेस्पेक्ट में, अपॉर्चुनिटीज़ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन इसमें दे रखा है फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमको प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, और सेफ गार्ड देनी है किसको? फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। इसमें फ्रेंड्स से पूछा क्या रहा है? इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था ना 1976 में, उसमें से इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की गई थी, इसमें कौन कौन से प्रोविजन को ऐड किया गया था, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखे हमारे 1 एंड 3 ओनली, दूसरा दे रखा है 2, 3 एंड 4 ओनली, तीसरा दे रखा है सी में 1, 2 एंड 4 ओनली, और चौथा दे रखा है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो आप इसमें आंसर को फाइंड आउट कीजिए फ्रेंड्स आप। देखिए फ्रेंड्स, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इस 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, और किसमें जोड़ा गया था? आर्टिकल 39 में, ठीक है। ये आर्टिकल 39 में इसमें दे रखा है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ये भी हमारा 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, और ये किसमें है? 39A में है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट रखा टू मिनिमाइज इक्वलिटीज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, ये फ्रेंड भी जोड़ा गया था, लेकिन किससे जोड़ा गया था? ये 42nd से नहीं, 44 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। किससे जोड़ा गया था? 44। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, और थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, तो हम देखिए इसमें फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये वाला भी गया, ये वाला भी गया, और ये वाला भी गया, तो ऑप्शन में कौन सा हो गया? 1, 2 एंड 4 ओनली। इसमें दे रखा ना टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव इन्वायरमेंट, तो ये भी हमारा जोड़ा गया था कि इसमें ये कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? 48A में जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें क्या किया था? आर्टिकल 45 में जो दे रखा है ना, आर्टिकल 45 में दे रखा है 14 ईयर्स तक के बच्चों को हमको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, उसको ऐड किया, उसको ऐड करके कहते हैं, उसको हम लोगों ने राइट बना दिया गया आर्टिकल 21A के अंतर्गत, किसमें? आर्टिकल 21A में, ठीक है। इसके अलावा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, उससे हमने क्या जोड़ी? इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जोड़ी थी। क्या जोड़ी थी? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जोड़ दी थी, किसमें? आर्टिकल 43B में। तो फ्रेंड्स देखिए 42nd अमेंडमेंट से हमने कितने आर्टिकल जोड़े? 42nd अमेंडमेंट से हमने आर्टिकल जोड़े 39 तो ऑलरेडी था, उसमें करेक्शन किया गया, ठीक है, 39A। इसके अलावा इसमें कौन सा जोड़ा गया? इसमें 43A, ठीक है, सॉरी 48A जोड़ा गया, ठीक है। और 43A भी जोड़ा गया था फ्रेंड। क्या जोड़ा गया था? 43A भी जोड़ा गया था। उसमें बोला गया था हमको स्टेप्स लेने हैं, किसके लिए लेने? स्टेप्स पार्टिसिपेशन करना है, वर्क मतलब इंडस्ट्रीज जो होती है ना, उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन किस तरीके से इंक्रीज कर सकता है, किस तरह सिक्योर कर सकता है, उसको जोड़ना है, ठीक है। तो ये 4 आर्टिकल 39, 39A, 43A और 48A, ये चारों जोड़े गए हैं 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या जोड़ा है? 44 अमेंडमेंट से हमने क्या जोड़ा? 44 अमेंडमेंट से हमने जोड़ा है इसमें आर्टिकल, कौन सा जोड़ा है इसमें? 44 अमेंडमेंट से आर्टिकल जोड़ा है हमने 38। कौन सा जोड़ा है? 38, जिसमें हमने क्या बोला था कि हमको मिनिमम इक्वालिटीज लेके आनी, किसमें? स्टेटस में, अपॉर्चुनिटीज में। हमने थर्ड वाला ऑप्शन हमारा ये था, इसमें हमने ये जोड़ा, ठीक है। उसके बाद हमने 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था, उसमें हमने इसमें क्या जोड़ा? उसमें हमने जोड़ा है आर्टिकल 43B, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया गया है। तो उसमें 3 बार आर्टिकल अमेंडमेंट किया गया और 3 आर्टिकल जोड़े गए हैं। इसके अलावा एक और उसमें हमने अमेंडमेंट किया था, कौन सा किया था? 86 वाला, जिसमें इसमें डीपीएस में जो बात की गई थी ना आर्टिकल 45 की, वो हमने क्या की थी? उसको हमने फंडामेंटल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 21A के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? इसका ऑप्शन हमारा सही हो गया फ्रेंड्स, सी 1, 2 एंड 4 ओनली। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू द टाइप ऑफ मेजोरिटीज़ इन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें इसमें बताया गया कि टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज़ दे रखी हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा पेयर सही है।
इसको दे रखा है सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से हम लोग रेजोल्यूशन पास करते हैं किसका, वाइस प्रेसिडेंट का राज्यसभा में, ठीक है। इसमें नेक्स्ट दे रखा है हम लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसमें दे रखा है कि जब अभी हमें सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन को वाइडन करना होता है, बढ़ाना होता है, तो उस टाइम पे हम लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगाते हैं। और थर्ड दे रखा है इसमें स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी में इसमें दे रखा है कि एवोल्यूशन करना हो, क्रिएट करना हो लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो उसमें हम लोग हमारी स्पेशल मेजोरिटी लगती है, ठीक है। तो उसमें हमको करेक्टली मैच करना है, करेक्टली मैच में ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमारे 1 एंड 2, 2 1 एंड 3 एंड 1 2 एंड 3, ठीक है। तो उसमें फ्रेंड्स अपना ऑप्शन को फाइंड आउट कीजिए। सॉरी फ्रेंड्स में ध्यान रखिएगा एक बात, उसमें इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया है, इसमें इसे पूछा गया हमसे नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, तो हमसे ये पूछा गया है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है आपके इसमें कौन सा गलत है। याद रखना वाला फ्रेंड नॉट, मैंने भी ढंग से नहीं देख पाया था, इसमें क्या दे रखा है नॉट, देखिए आंसर गलत हो जाता है, भी आपका भी और मेरा भी। देखिए फ्रेंड्स इसमें दे रखा है सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से फ्रेंड्स हमारा कौन सा होता है, एवोल्यूशन होता है किसका, एवोल्यूशन अगर हम लोग क्रिएट करना होता है और एबॉलिश करना होता है ना जब भी किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो उसमें सिंपल मेजोरिटी की जाती है। तो इसमें ठीक है फर्स्ट का ऑप्शन हमारा क्या है, थर्ड है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया हमारा। सिंपल मेजोरिटी का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब जितने भी लोग आए हैं, जो हमारा प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग का मेजोरिटी ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग की क्या लेते हैं, मेजोरिटी लेते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग की क्या लेते हैं, मेजोरिटी लेते हैं, ठीक है। वो सिंपल मेजोरिटी होती है। सेकंड फ्रेंड्स में दे रखा है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का बेस फ्रेंड्स मतलब केस क्या होता है, इसका मतलब होता है जो टोटल मेंबर्स है ना, जो टोटल मेंबर्स होते हैं हाउस के, उसका मोर देन हाफ लेना होता है, जो टोटल मेंबर्स होते हैं उसका मोर देन हाफ लेना होता है। और इसमें हमारा कौन सा काम होता है, इससे फ्रेंड्स हमारा होता है वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल, जो वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल होता है ना उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है, उसमें टोटल मेंबर्स जो होते हैं ना उसका हाफ से ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। और थर्ड इसमें होता है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी किसके केस में होती है, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं ना, उसके उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी फ्रेंड्स कैसी होती है, तीन तरीके की होती है, देखिए पहली मेजोरिटी होती है टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी, पहले क्या होती है टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप की क्या चाहिए हमको, मेजोरिटी चाहिए, टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। सेकंड इसमें होती है फ्रेंड्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या हो, 2/3 हो, क्या हो, 2/3 हो। या फिर इसमें फ्रेंड्स एक और आती है स्पेशल मेजोरिटी में, वो कौन सी आती है कि जब हम लोग मेजोरिटी तो लेते हैं, जो हम लोग सिंपल मेजोरिटी लेते हैं ना, जो हम लोग मेजोरिटी लेते हैं, जैसे कि मान लो अभी हमने बात की थी किसकी बात की थी, अभी हमने मेजोरिटी की बात की थी, टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी की बात की थी, टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी या ऊपर वाली मेजोरिटी थी वो तो ठीक थी, टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी, ठीक है। इसके अलावा जो हमने प्रेसिडेंट वोटिंग की हमने जो 2/3 मांगा था वो तो हो गई होगा, साथ में क्या होगा स्टेट की जो हाफ ऑफ द स्टेट है ना उनकी रिकमेंड, उनकी जो सिंपल मेजोरिटी से उनका बिल उनसे ही पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी अगर हम लोग को किसी भी फेडरल करेक्टर को चेंज करना होता है ना, तो उस केस में हमको हाफ द स्टेट की हमको हाफ द स्टेट का भी सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो इस टाइप की तीन तरीके की स्पेशल मेजोरिटी होती हैं, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम अपने। Consider the following statement about PM Cares Fund. Prime Minister is ex officio chairman of the PM Cares Fund. Second इसमें दे रखा है the fund has been declared public authority under RTI by Chief Information Commission. और थर्ड इसमें दे रखा है donation in PM Cares Fund shall be treated as CSR under Companies Act 2013, ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया कि करेक्ट कौन सा है, क्या पूछा गया इसमें हमसे, करेक्ट कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है 1 2 एंड 3, बी में दे रखा है 2 एंड 3, सी में दे रखा है 1 ओनली, डी में दे रखा है 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। तो इसमें पूछा गया फ्रेंड्स हमसे करेक्ट कौन सा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट कीजिए पहले। देखिए फ्रेंड्स में बोला गया पीएम इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द पीएम केयर्स फंड। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पीएम होता है ना वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है किसका, फंड्स का, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स में नेक्स्ट बात बोली गई है द फंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड पब्लिक अथॉरिटी। तो इसको फंड को पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर किया गया किसमें, आरडीआई के अंतर्गत, जो कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंतर्गत आती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है फ्रेंड। आपको पता है कंट्रोवर्सी इसी बात पर क्रिएट हो रही है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कि जब पीएम केयर्स फंड में पब्लिक का पैसा है तो ये पब्लिक अथॉरिटी के अंदर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों हम नहीं पूछ सकते हैं कि इसका पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है, इसका या इसका पैसा कहाँ यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। सेकंड गलत हो गया फ्रेंड्स। इसमें ऑप्शन देखिए पहले आप, देखिए इसमें ऑप्शन फ्रेंड दे रखे हैं, ये वाला गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया, ठीक है। दो ऑप्शन में बच रहे हैं। इसमें थर्ड बोल दे रखा है हमारा डोनेशन जो उसका पीएम केयर फंड में आता है ना वो सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है, किसमें एक्ट 2013 के अंतर्गत। तो ये बात भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत आती हैं तो उसमें हमारा जो है पब्लिक केयर फंड आता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सी हो गया, इसमें ऑप्शन सही हो गया हमारा डी 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्रेंड्स पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के कंटेक्स्ट में इसमें कौन सी इसमें नीचे बात कही गई है वो हमको पढ़नी है।
पहला इसमें बोला गया है फ्रेंड्स, पहला इसमें बोला गया है कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है। सेकंड इसमें बोला गया है फ्रेंड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन। जो क्वालिफिकेशन है ना मेंबर्स की, वो कौन, वो मेंशन कौन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन साफ साफ की गई हैं, ठीक है। और थर्ड इसमें दे रखा है, फाइनेंस कमीशन इज द फाइनल अथॉरिटी टू सर्टिफाई द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस। जो टैक्सेस की प्रोसीड्स होती है ना, उसमें फाइनल अथॉरिटी होता है वो फाइनेंस कमीशन होता है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, में ऑप्शन पूछा रहा है हमसे करेक्ट, क्या पूछा रहा है, करेक्ट पूछा रहा है। इसमें ए दे रखा है 1 ओनली, बी में दे रखा है 2 एंड 3 ओनली, सी में दे रखा है 1 एंड 2 ओनली, डी में दे रखा है नन। तो फ्रेंड्स का आंसर को फाइंड आउट कीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहली बात बोली गई थी, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 दिया गया जिसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेकंड इसमें रखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वो स्पेसिफाई करता है क्वालिफिकेशन मेंबर्स की, तो ये गलत है। इसको डिसाइड कौन करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पार्लियामेंट को ये पावर दे रखी है कि आप क्वालिफिकेशन मेंबर्स की डिसाइड कीजिए, ठीक है। थर्ड इसमें दे रखा है, फाइनेंस कमीशन फाइनल अथॉरिटी होता है नेट प्रोसीड्स को लेकर टैक्सेस की, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कौन फाइनल अथॉरिटी होता है, इसमें होता है कैग। क्या होता है फाइनल अथॉरिटी किसके लिए, जो नेट प्रोसीड्स होती है ना टैक्सेस की, उसको लेकर, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा 1 एंड 3। कहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स, 1 एंड 3 तो कहीं दे, हाँ सॉरी 1 ओनली, कौन सा दे रखा है 1 ओनली, तो 1 ओनली में हमारा कौन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। इंटरनेशनल काउंसिल है जो कि मॉन्यूमेंट्स और साइट्स को लेकर, उसमें कंटेक्स्ट में चीज़ें दे रखी हैं, उसमें आपको पढ़नी है, ठीक है। पहला क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है इसमें, इट इज़ अ ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग साइंटिफिक टेक्निक्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ आर्कोलॉजिकल हेरिटेज इन अक्रॉस द वर्ल्ड। जो कंजर्वेशन है आर्कोलॉजिकल हेरिटेज के लिए, उसके लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सेकंड में दे रखा है, ये एडवाइजरी बॉडी है किसके अंदर, यूनेस्को के अंतर्गत, जो कि कल्चरल हेरिटेज साइट को मेंटेन करती है और जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। थर्ड इसमें दे रखा है इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स 2 एंड 3 ओनली, सेकंड दे रखा है 1 एंड 2 ओनली, सी में दे रखा है 1 ओनली, डी में दे रखा है 1 2 एंड 3 ओनली। तो पूछा कह रहा है हमसे, पूछा है हमसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो फ्रेंड्स को क्वेश्चन को आंसर को फाइंड आउट कीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बात की गई है ना, पहले वाला ऑप्शन इसमें कहा गया कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये बात बिल्कुल गलत है फ्रेंड, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बाकी इसमें जो बात की गई है वो बिल्कुल सही है कि जो आर्कोलॉजिकल हेरिटेज को क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है। सेकंड इसमें दे रखा कि यूनेस्को की एडवाइजरी बॉडी है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ यूनेस्को की एडवाइजरी बॉडी है। थर्ड इसमें दे रखा कि इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। तो इसका ऑप्शन कौन सी होगा, ए वाला सही होगा, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट में पढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे हम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं, ठीक है। क्या बातें कही गई हैं इसमें, ये बोला गया जो प्रेम्बल है ना, वो बेस है किस पे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि किसने पास किया था, जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। सेकंड इसमें दे रखा है जो प्रेम्बल है ना, वो अमेंड की गई है 2 बार, ठीक है। थर्ड इसमें दे रखा है बेरुवारी केस में क्या बोला गया था, इन द बेरुवारी केस प्रेम्बल को बोला गया था कि जो वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, तो हमसे पूछा था करेक्ट कौन सा है इसमें से, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है 1 ओनली, दूसरा दे रखा है 2 एंड 3 ओनली, सी में दे रखा है 1 एंड 3 ओनली, डी में दे रखा है 1 2 एंड 3 ओनली। तो फ्रेंड्स का आंसर को फाइंड आउट कीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, में पहला ऑप्शन दे रखा है प्रेम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे, ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ प्रेम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे ही बेस्ड है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, ठीक है। टेक्निक में दे रखा है जो प्रेम्बल को 2 बार अमेंड किया जा चुका है, तो नहीं, प्रेम्बल को 2 बार अमेंड नहीं किया जा चुका, प्रेम्बल को केवल अब तक 1 बार अमेंड किया गया है। वो किससे किया गया था, 42nd अमेंडमेंट से। किससे किया गया था, 42nd अमेंडमेंट से अमेंड किया गया था। उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, कौन कौन से जोड़े गए थे, 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है, और थर्ड इसमें जोड़ा गया था हमारा इंटीग्रेटेड, ठीक है। 3 वर्ड जोड़े गए थे और प्रेम्बल को अब तक केवल 1 ही बार अमेंड किया गया है, ठीक है।
और थर्ड इसमें दे रखा है बेरूवारी केस में ये बोला गया था कि प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बेरूवारी केस में नहीं, LIC केस में बोला गया था। LIC केस था यूनियन के साथ में, उसमें बोला गया था कि जो प्रेम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेरूवारी केस में तो ये बोला गया था कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसके अलावा केशवनंदन भारती केस आया था, उसमें भी ये बोला गया था कि प्रेम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्लियर हुआ था ना वो किस में हुआ था, LIC केस में हुआ था कि प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया फ्रेंड्स? तो हमारा ऑप्शन सही हो गया 1 and 3 ओनली। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में सही हो गया? 1 and 3 ओनली। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू इक्वलिटी गारंटीड अंडर पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्ट थर्ड में जो राइट टू इक्वलिटी दी गई है ना, उसमें हमारे प्रोविजंस दे रखे हैं, उसको आपको पढ़ना है। इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि इट एम्स एट एस्टैब्लिशिंग, ये इस्टेब्लिश करती है, क्या इस्टेब्लिश करती है? ये इस्टेब्लिश करती है सोशल इक्वलिटी को। ठीक है, सेकंड में दे रखा है इस प्रोवाइड्स रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है किसको? SC ST को, किस पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में। हमसे तो पूछा क्या रहा है? हमसे तो पूछा रहा है फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, पहला दे रखा है 1 ओनली, दूसरा दे रखा है 2 ओनली, सी में दे रखा है बोथ 1 and 2 एंड डी में दे रखा है नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स का आंसर को फाइंड आउट कीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स में पहला ऑप्शन दे रखा है कि इस्टेब्लिश करती है सोशल इक्वालिटी को, तो ये बात बिल्कुल सही है। सोशल इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करती है, साथ साथ इसमें कौन सी इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करती है? पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, चार सेकंड में दे रखा है SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, इसमें तो नहीं, ये बात नहीं है, गलत, क्योंकि आर्टिकल 334 में रिजर्वेशन दिया गया है SC ST को पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो इसमें आंसर कौन सा हो गया? इसमें आंसर हमारा सही हो गया ए, फर्स्ट ओनली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। Consider the following statement with the correct are correct in the context of national emergency in India। जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है इंडिया में, उसके कंटेक्स्ट में कौन कौन सी बातें इसमें सही हैं? ठीक है, पहला इसमें दे रखा है जो प्रेसिडेंट है ना वो इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन स्टेट सब्जेक्ट इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। इसमें बोला गया जो प्रेसिडेंट है ना वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट को, जिसमें अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब। ठीक है, सेकंड इसमें दे रखा है द सेंटर बिकम इंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। जो सेंटर है ना वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है किसी भी मैटर में। ठीक है, और थर्ड में दे रखा है कि प्रेसिडेंट कैन कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। जो प्रेसिडेंट है ना वो फाइनेंस का ट्रांसफर है ना उसको रोक सकते हैं सेंटर से स्टेट में। ठीक है फ्रेंड्स, में ऑप्शन दे रखे हैं 1 and 2 ओनली। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 2 and 3। तो इसमें फ्रेंड्स इसका आंसर को फाइंड आउट कीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये बोला गया ना कि प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस स्टेट सब्जेक्ट को लेकर, जो कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, बात बिल्कुल सही है। जब भी स्टेट सब्जेक्ट की बात आएगी और नेशनल इमरजेंसी लगी होगी उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट हमारे ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड में दे रखा है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी होती है ना उस टाइम पे जो स्टेट है ना उसको किसी भी मैटर में सेंटर उसको डायरेक्शन दे सकता है। इसमें एक वर्ड लिखा है ना एनी केस में आप इसको गलत कर सकते हो, लेकिन याद रखना इसमें ऐसा एनी का वर्ड बिल्कुल सही है। इसमें हम लोग स्टेट जो है सेंटर जो है स्टेट को किसी कोई भी डायरेक्शन दे सकती है जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है। और थर्ड इसमें बोला गया जो प्रेसिडेंट है ना वो कैंसिल कर सकते हैं ट्रांसफर को, जो कि सेंटर से स्टेट में जाना था, उसकी बात भी बिल्कुल सही है। जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो उस टाइम पे कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें अब आंसर को देखिए, इसका जो आंसर हो गया वो होगा D 1 2 and 3 ओनली। ठीक है, 1 2 and 3 सारे आंसर इसमें सही हैं। सेकंड अब मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश इंडेक्स टू मेजर ट्रैफिक कंजेशन इन वेरियस सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। जो ट्रैफिक कंजेशन होता है, ट्रैफिक कंजेशन का मतलब फ्रेंड्स होता है कि जो हम लोग किसी जगह जा रहे हैं ना तो जो हमारा डेस्टिनेशन टाइम है ना उसमें इंक्रीज हो जाना, जो डेस्टिनेशन टाइम है वो इंक्रीज हो जाना, वो किसकी वजह से इंक्रीज हो जाना? ट्रैफिक की वजह से इंक्रीज हो जाना। ठीक है, तो उसमें बोला गया है जो अक्रॉस द सिटीज़ हैं, जो बहुत सारी सिटीज़ हैं उसमें कैसे कैसे मतलब कितना ज़्यादा कंजेशन किस सिटी में है, तो उसकी रैंकिंग कौन तैयार करता है? पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स इंटरनेशनल रोड कांग्रेस, सेकंड इसमें दे रखा है यूनाइटेड नेशनल रोड सेफ्टी कोलैबोरेशन, सी इसमें दे रखा है टॉम और फोर्थ दे रखा है डी ब्रेक द रोड सेफ्टी चैरिटी। तो फ्रेंड्स में आपका आंसर को फाइंड आउट कीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ना वो सी है, टॉम पब्लिश करता है जो कंजेशन रिपोर्ट होती है, ट्रैफिक कंजेशन रिपोर्ट होती है। इसमें जो हमारी जो इसमें जो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर की सिटी है ना सबसे ज़्यादा कंजेशन रहता है वो है बॉम्बे, वो है मुंबई में 65%। अगर आप किसी जगह पे 1 घंटे में पहुँच रहे हो ना तो जब भी आप तो मुंबई में आप उसमें 65% इंक्रीज़ कर लीजिए टाइम में, आप उतनी देर में वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, और दिल्ली हमारी 4th नंबर पर आती है, दिल्ली में हमारा 58% कंजेक्शन रहता है। ठीक है, तो मतलब जितना आप किसी जगह पर डेस्टिनेशन टाइम आपका जितना भी है ना उसमें आप 58% को और ऐड कर लीजिए, उतना टाइम आपको लग जाता है ट्रैफिक की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड मूव करते हैं इसमें हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के रेस्पेक्ट में इसमें कौन सी बात, इसमें बातें कही गई हैं कुछ, ठीक है। पूछा इनसे क्या था, इसमें पूछा था फ्रेंड्स करेक्ट किया है, ठीक है। पहला इसमें दे रखा है फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड की गई हैं। सेकंड में दे रखा है दे कैन बी इन्फोर्स बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ये इन्फोर्स की जा सकती हैं लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में। और थर्ड में दे रखा है फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन अमेंडेड ओनली वंस सिंस देयर इनकॉर्पोरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना उनको केवल एक बार अमेंड किया गया है पूरे मतलब टाइम में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पहली बारी बात बोली गई है ना कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इंस्पायर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ये बात बिल्कुल गलत है। यूएसए से नहीं, यूएसएसआर से हैं। किससे हैं? यूएसएसआर, यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया इसमें, तो देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। सेकंड में देखा दे कैन बी इन्फोर्स बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स की जाती है जो कि पार्लियामेंट बनाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी इनको इन्फोर्स करना होता है ना तो उस टाइम पे पार्लियामेंट को लॉ बनानी पड़ती है, क्योंकि इनकी ये जस्टिफाइड तो है नहीं है, तो इनके लिए लॉ बनाना पड़ता है इनको इन्फोर्स करवाने के लिए। तो सेकंड बात हमारी गलत हो, वो सही हो गई। थर्ड से पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन अमेंडमेंट ओनली वंस। तो फ्रेंड ये बात भी सही है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना उसमें एक बार अमेंडमेंट किया गया। और कब किया गया था? वो किया गया था 86 अमेंडमेंट से। किससे किया गया था? 86 अमेंडमेंट से, जिसमें ये जोड़ा गया था कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं ना उनको कंपलसरी एजुकेशन देनी है, ठीक है। और पेरेंट्स का ये कर्तव्य बनता है कि उनको कंपलसरी एजुकेशन दिलाएं। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा हो गया फ्रेंड्स? इसमें हमारा ऑप्शन सही हो गया फ्रेंड डी, 2 and 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फ्रेंड्स रिसेंटली द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड नोटिफाइड प्रोसीजर फॉर द क्वेटा एलोकेशन ऑफ इम्पोर्ट टू कैल्सिनाइट पैड कोक। पैड कोक के रेस्पेक्ट में जो हमारे डीजीएफटी है ना, मतलब जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है ना, उन्होंने क्वेटा एलोकेट कर दिया इम्पोर्ट को लेकर, ठीक है। तो इसमें ये बात कही कि इसमें कौन कौन सी बात इसमें सही है जो पैड कोक को लेकर, ठीक है। पहला इसमें बोला गया जो कार्बन रिच सॉलिड है मटेरियल ड्राइव आफ्टर द बर्निंग ऑफ कोल। जो कोल बर्न हो जाता है ना उसके बाद में जो एक्सट्रैक्ट होता है। सेकंड में दे रखा है इट इज़ मोर इको फ्रेंडली एंड लेस पॉल्यूटिंग देन ट्रेडिशनल कोल। जो कोल है ना ट्रेडिशनल वाला उससे जो मोर ज़्यादा इको फ्रेंडली और कम पॉल्यूटिंग है, ठीक है। जो ऑप्शन फ्रेंड्स आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 1 ओनली, दूसरा दे रखा है 2 ओनली, तीसरी दे रखा है बोथ 1 and 2 और दे रखा है neither 1 nor 2, ठीक है। इसमें से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स करेक्ट कौन सा है, तो इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है ना इट इज़ अ कार्बन इज सॉलिड मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, ये बात बिल्कुल गलत है। ये कार्बन इज सॉलिड मटेरियल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये हमारा एक बाई प्रोडक्ट है जो कि किससे निकलता है, जो क्रूड ऑयल होता है ना उसको जब रिफाइन किया जाता है तो उससे निकलता है, ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। और जो पेट्रोलियम और जो रिफाइनिंग ऑयल होता है ना, जब वो उसको रिफाइन किया जाता है क्रूड ऑयल को, तब उससे ये निकलता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये बोला गया कि जो मोर इको फ्रेंडली है कार्बन से कोल से, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो मोर इको फ्रेंडली नहीं है, जो लेस इको फ्रेंडली है किससे, जो हमारा ट्रेडिशनल कोल होता है उससे, ठीक है। तो मैं दोनों ऑप्शन में गलत हो गए, तो हमारा इसमें आंसर कौन सा ही हो गया? डी वाला सही हो गया, neither 1 nor 2, ठीक है। 75 क्वेश्चन में क्या दे रखा है फ्रेंड? विद रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें बोला गया जो हमारा स्टेट का क्लासिफिकेशन किया गया था ना उसके केस में कौन सी बातें सही हैं। पहला इसमें दे रखा है आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल द स्टेट्स वर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। बोला गया जो इंडिपेंडेंस था ना उसके बाद में जो हमारे जो स्टेट्स हैं उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। और इसमें सेकंड दे रखा है ग्रुप क्लासिफिकेशन वाज अबॉलिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फजल अली कमीशन। जो ग्रुप क्लासिफिकेशन किया गया था ना 4 पार्ट्स में, इसको अबॉलिश कर दिया गया था। कब? जब रिकमेंडेशन दी थी किसने? फजल अली कमीशन ने, ठीक है। ऑप्शन में दे रखे हैं फ्रेंड्स 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 and neither 1 nor 2। देखिए फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें जो पहला दे रखा है ना कि इंडिपेंडेंस के बाद में 4 स्टेट में बांटा गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। किसमें बांटा गया था? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये 4 में बांटा गया था। कैसे बांटा गया था? पार्ट डी। पार्ट ए में कौन से आते थे? पार्ट ए में वो प्रोविंस आते थे जिसको गवर्नर हमारे क्या करते थे, जो ब्रिटिश गवर्नर थे ना वो हेड करते थे, ठीक है। सेकंड वाले इसमें आते थे, वो आते थे प्रिंसली स्टेट, जो कि 9 प्रिंसली स्टेट्स थे ना वो आते थे। थर्ड में आते थे जो कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, जो कि जो ब्रिटिश इंडिया के चीफ कमिश्नर रहते थे ना वो उनके प्रोविंस थे, वो आते थे। और फोर्थ में हमारा आता था अंडमान निकोबार अकेला, ठीक है। तो ये हमारे हमारे 4 स्टेट में डिवाइड किया गया था। उसके बाद जब फजल अली कमीशन आया तो उसने इस बात की रिकमेंडेशन दी कि इन चारों को मतलब इन चारों को क्या कर देना चाहिए, खत्म, मतलब इसको हटा देना चाहिए और एक नया इसमें जो हमारे स्टेट्स हैं ना उनको अलग से बनाना चाहिए। इसमें उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि 16 स्टेट बनाने चाहिए और 3 यूटीज़ बनानी चाहिए, ठीक है। तो
उसके बाद गवर्नमेंट ने ये वाला अबॉलिश तो कर दिया, लेकिन उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब पूरी बात तो नहीं मानी थी, तो उन्होंने इसमें 14 स्टेट्स को निकाला और 6 यूनियन टेरिटरीज को निकाला। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सी हो गया फ्रेंड्स? हमारा ऑप्शन सी हो गया, बोथ 1 एंड 2। तो फ्रेंड्स आज हमारे 25 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं यहाँ पे। तो हमारे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।